नमस्कार मित्रों, मैं नितेश कुमार सानी एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि एकलव्य एग्रीकल्चर द्वारा डेमो क्लासेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पे आने से पहले ये समझते हैं, उचित समझते हैं कि एक डेमो क्लासेस दिया जाए। तो डेमो क्लासेस पिछला हमने आपको फोटोसिंथेसिस पे दिया था, बहुत शॉर्ट में दिया था। तो आज हम एक फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। ठीक, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एग्रीकल्चर की बहुत सारी पोस्टों के लिए, विभिन्न पदों के लिए 564 वैकेंसी आई हुई है, जिसकी तैयारी हमारी संस्थान द्वारा विशेषज्ञ टीचर द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, तो आप इससे लाभान्वित हो। और ऐप हमारा क्या है कि अभी तक ऑनलाइन इसलिए नहीं आ पाए हैं क्योंकि ऐप बनाने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती हैं। ठीक है, तो वही मुश्किलें आ रही हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे तक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या करते हैं, आज नया चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला प्लांट है, वर्ड प्लांट है, दूसरा क्या है वाटर, इसका रिलेशनशिप। प्लांट और वाटर में रिलेशनशिप क्या होता है, तो याद रखिए प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, उसको जीवित रहने के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। जैसे आपको जीवित रहने के लिए उसको फूड की जरूरत पड़ेगी, तो फूड प्लांट कहां बनाते हैं, तो प्लांट्स में ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके कारण फूड बनता है। ठीक है, उसके बाद उनको फूड बनाने के लिए आपने इक्वेशन पढ़ा होगा कि उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट भी होता है। तो अगर वाटर नहीं रहेगा प्लांट में, और चूंकि प्रोटोप्लाज्म का 90% या 95% से ज्यादा पार्ट क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, इसलिए वाटर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है या जरूरत होता है। ठीक है, तो प्लांट को आपको प्लांट वाटर रिलेशनशिप में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, तो पहला क्या होता है कि प्लांट जो है हमारे वाटर प्लांट को कहां से मिलता है। आपको मालूम है कि प्लांट जो होते हैं उनकी जड़ें कहां होती हैं या रूट्स कहां होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं। और सॉइल के अंदर जो कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है, उसी को हमारे प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो उसको एब्जॉर्ब करने से पहले कई रिएक्शन, कई मतलब फिजिकल आपके वो होते हैं, क्रियाएं होते हैं, जिसके कारण ही प्लांट क्या होता है, प्लांट के द्वारा वाटर को क्या एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने से कुछ टर्म्स होते हैं, उसके बारे में आपको पहले जानना चाहिए। ठीक है, पहला टर्म है क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है, फिर उसका दूसरा होता है ऑस्मोसिस, फिर तीसरा टर्म होता है आपका डीपीडी, चौथा टर्म होता है वाटर पोटेंशियल, फिर एक होता है आप जानते हैं वॉल प्रेशर, फिर दूसरा होता है टर्गर प्रेशर, और भी टर्मिनोलॉजी आती है। ठीक है, तो ये सभी टर्म आपके द्वारा बहुत अच्छे से देखा गया होगा या फिर पढ़ा गया होगा, लेकिन आइए जानते हैं इसमें बारीकियां क्या होती है, किस तरह से ये क्वेश्चन उलझाते हैं हमको। ठीक है, तो आपको सबसे पहला चीज मैं उठाऊंगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो पदार्थ या मैटर होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं या 3 स्टेप्स होते हैं मैटर के। पहला होता है लिक्विड, दूसरा क्या होता है सॉलिड, और तीसरा क्या होता है गैस। ठीक है, तो याद रखिएगा डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी एक पार्टिकल का अपने एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कर जाना, मूव कर जाना, या फिर चले जाना या ट्रांसफर हो जाना, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। लेकिन इसमें क्या होता है, तो डिफ्यूजन एक तरह का क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल। यानी इसमें तीनों तरह के मॉलिक्यूल का क्या होगा, मूवमेंट होगा। यानी डिफ्यूजन में क्वेश्चन पहला यही पूछा जाता है कि डिफ्यूजन में मूवमेंट किसका होता है, सॉलिड का होता है या लिक्विड का होता है या गैस। तो याद रखेंगे डिफ्यूजन में जो मूवमेंट होता है हमेशा तीनों पदार्थ के तीनों अवस्थाओं का होता है, यानी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, ठोस होगा, द्रव होगा और गैस होगा। ठीक है, क्या होगा, इट इज मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस फ्रॉम देयर रीजन ऑफ। देयर मतलब किसकी बात कर रहे हैं, देयर का मतलब यहां हुआ उस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जिसका क्या होना है, डिफ्यूजन होता है। फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड या ठोस, द्रव और गैसों की अवस्थाओं का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होना है, जिसमें क्या हो, उनका डिफ्यूजन हमेशा कहां होगा, जहां पे उनकी संख्या ज्यादा होगी उधर से, यानी हायर कंसंट्रेशन से, जहां पर होगी जहां पे उनकी संख्या क्या हो, कम पाई जाए, उधर की तरफ होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई है गैस, या मान लीजिए आपने कमरे में यहां पे सेंट की बोतल खोला,
और कमरा क्या है आपका इतना बड़ा है। तो यहाँ पे आपने सेंट की बोतल खोला तो मान लीजिए यहाँ पे कितने सेंट के कण है या मॉलिक्यूल्स हैं, 100। कितने हैं, 100। तो डिफ्यूजन क्या होगा, ये आपका ये क्या है, आपका सेंट है एक तरह का लिक्विड मान लीजिए, ठीक है। तो लिक्विड क्या है, तो डिफ्यूजन होगा लिक्विड का, ठीक है। कहां से, देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यानी सेंट की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां है, यहां पे, टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो सेंट की जो मिनिमम संख्या है वो कहां है, तो वो याद रखिए। इसके अलावा छोड़ के हर जगह सेंट की संख्या क्या है, 0। यहां भी 0 है, यहां भी 0, यहां है, यानी कि जहां भी सेंट की संख्या 100 से कम होगी वहां पे इनकी संख्या क्या होगी, मूव करेगी, और इसी को बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ सेंट। तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि सेंट, आप चाहे रूम में किसी कोने में बैठे हो, आपके पास सेंट क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। इसका मतलब जब बॉटल यहां पे खोला गया तो यहां पे कंसंट्रेशन क्या था, सांद्रता उसकी मैक्सिमम थी, बाकी जगह 0 थी। तो इसका मूवमेंट क्या हो गया, यहां से लेके हर डायरेक्शन में हुआ, इसलिए क्या हो गया, इसका डिफ्यूजन हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है वो आपका सॉलिड लिक्विड गैस का हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है। तो आपने देखा कि यहां पे जो मॉलिक्यूल था और जहां भी 0 था, हर वो डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल गया जहां पे वो क्या था, उसका कंसंट्रेशन यहां से कम था। इसका मतलब आपका जो डिफ्यूजन होता है सभी डायरेक्शन में होता है, या यू कह सकती है कि ऑल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन से क्या निकल के आया, मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और इनकी डायरेक्शन क्या है, सभी डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि डिफ्यूजन होता ही क्यों है, ठीक है। अब वो डिफ्यूजन हो तो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, तो याद रखिएगा जब हम कोई चीज रूम पे खोलते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। रूम में एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर। तो जब हम चीजों को खोलते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, उनके द्वारा कुछ एनर्जी रूम के द्वारा क्या की जाती है, रूम से एब्जॉर्ब की जाती है। उसी एनर्जी के कारण उनके अंदर क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, या जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा, उसकी क्या हो जाती है, उनके द्वारा एक्वायर की जाती है। और उस गतिज ऊर्जा के कारण ही कोई पदार्थ क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ मूव करता है। सपोज दैट आप क्या करेंगे, रूम का टेम्परेचर धीरे 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 कम करते जाएंगे, तो आप देखेंगे इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या है, धीरे 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 कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंट की बोतल आपने खोला तो देखा हर कोने में उसको पहुंचने में मुश्किल से 2 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 2 मिनट। लेकिन आप जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो हो सकता है उसका हो जाएगा 1.7 मिनट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो पूरे रूम में उसी सेंट को पहुंचने में क्या हो जाएगा, मान लीजिए समय कितना हो गया, 1 मिनट। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं उसका क्या है, डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक। फिर उसके बाद ये होता है जैसे ही हम टेम्परेचर रूम का कितना कर दें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको अगर मोस्ट करेक्टली लिखा जाए तो लिखेंगे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका दूसरा बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन। तो अगर रूम का टेम्परेचर आप या तो ये कर दीजिए -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दीजिए, या 0 डिग्री केल्विन कर दीजिए, दोनों को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो याद रखिएगा इस जीरो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल द्वारा किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी प्राप्त नहीं की जा सकेगी। और उस कंडीशन में आप सेंट की बोतल क्या कर देंगे, खोल देंगे, तो आप देखेंगे वो सेंट की बोतल खोलने के बाद भी सेंट की बोतल किसी भी कोने में सेंट आपका नहीं जाएगा। इसका मतलब डिफ्यूजन का प्रोसेस टोटली अरेस्ट हो चुका है। इसका मतलब आपका डिफ्यूजन मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रूम का आपका टेम्परेचर, और उसी रूम के टेम्परेचर के द्वारा क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाने के कारण उसके द्वारा कोई एनर्जी रूम से नहीं ली जाती। इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई मतलब कि वो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां पे आपका डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है। इसमें शर्त होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होता है लिक्विड मॉलिक्यूल का। लिक्विड मॉलिक्यूल में भी जनरली क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है आपका, जैसे वाटर होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपको 4 तरह की मेम्ब्रेन के बारे में, 3 तरह की मेनली मेम्ब्रेन की जानने की जरूरत है। पहला होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मतलब पारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो वो मेम्ब्रेन जिसके आर पार सॉलिड भी चला जाए, लिक्विड भी चला जाए, यानी कि सॉल्यूट चला जाए, और फिर क्या दूसरा क्या चला जाए, सॉल्वेंट।
बिना रोक टोक के सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आर पार चला जाए, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, ऐसी झिल्ली को या मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन या पारगम्य झिल्ली। ठीक है। दूसरी तरह की मेम्ब्रेन क्या होती है, उसमें क्या होती है आपकी सॉल्वेंट तो इधर जाएगा लेकिन सॉल्यूट इधर नहीं आ पाएगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है अपने थ्रू पास होने को, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल को टोटली क्या कर देती है, रोक देती है। ऐसी झिल्ली को क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आपका जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड, वो क्या होती है, परफेक्टली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वास्तव में वो तो क्या होती है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन उसको भी हम क्या मान सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तीसरी तरह की मेम्ब्रेन जो हम बता रहे हैं वो होती है क्या है आपकी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल का मतलब कि जिसके आर पार न तो सॉल्वेंट जा पाए न ही सॉल्यूट जा पाए, ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन या अपारगम्य झिल्ली। ठीक है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का आप लोग एग्जांपल देखते होंगे, प्लास्टिक के थैले। प्लास्टिक में आप पानी भर दीजिए और लेके हाथ में बैठ जाइए, तो क्या प्लास्टिक से पानी बाहर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। या प्लास्टिक फुला के उस पानी में डुबा दीजिए तो उस प्लास्टिक के अंदर पानी आ जाएगा, बाहर से तो भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये किसी भी तरीके से किसी को अलाउ अपने आर पार होने को नहीं कर रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो आपको मैंने बताया क्या, अभी डिफ्यूजन मैंने पढ़ा दिया, अब मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन हो गया। स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन मतलब कि इसमें भी होगा क्या, आपका मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल का, लेकिन स्पेशल में क्या होगा, हमेशा मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट मतलब विलायक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विलायक। इसमें मूवमेंट जो होगा सिर्फ और सिर्फ विलायक का होगा या सॉल्वेंट का होगा, और किसके थ्रू होगा, हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसके तरफ एक दूसरा सॉल्यूशन होगा या विलयन होगा, इसकी तरफ दूसरी तरफ दूसरा सॉल्यूशन, मान लीजिए मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 2 हो गया। तो इसमें से क्या होगा, मान लीजिए इधर क्या है, चीनी का घोल है, शुगर सॉल्यूशन है आपका, और इधर आपका क्या है, साल्ट सॉल्यूशन, नमक का। ठीक है। तो क्या होगा, दोनों किसके अंदर घोले गए हैं, दोनों पानी के अंदर घुले गए हैं। ठीक है। यहां भी आपका क्या है, इधर वाटर है, वाटर प्लस क्या है, शुगर है, और इधर क्या है आपका NaCl प्लस क्या है आपका वाटर है। ठीक है। तो देखिए इधर मैंने आपको क्या बताया कि ऑस्मोसिस है, तो ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट किसका होगा, सॉल्वेंट का। यहां पे सॉल्वेंट आपका कौन है, वाटर। तो इसका मतलब याद रखिए, इस एसपीएम के आर पार न ही सॉल्यूट साल्ट जाएगा और नहीं क्या जाएगा, आपका शुगर। इसका मतलब जब आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की दोनों को अलग करेंगे इससे, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो देखेंगे इधर का मीठा ही रहेगा सॉल्यूशन, और इधर का क्या रहेगा, वो नमक के स्वाद वाला ही रहेगा। दोनों में मिक्सिंग स्वाद का नहीं होगा। मिक्सिंग नहीं होने का मतलब ये हुआ, इधर का चीनी इधर नहीं आया, इधर का साल्ट या नमक इधर नहीं आया, सिर्फ क्या गया, वाटर। ये हो सकता है मीठापन थोड़ा कम हो जाए, या इसका खारापन थोड़ा सा कम हो जाए, या ज्यादा हो जाए, यही हो सकता है। वो कब होगा, जब इधर से पानी इधर चला जाए या इधर से पानी इधर आ जाए, यही होगा। ठीक है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल या ये कह लीजिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा आपका, ये किसके थ्रू होता है, तो हमेशा किसके द्वारा होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोग किशमिश वगैरह में देखते होंगे। ठीक। अब उसमें आगे क्या होता है, ऑस्मोसिस ये जो होती है सॉल्यूशन कैसे होती है। ठीक। तो आप देखते हैं, पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी वाटर का मूवमेंट आपको दिखाना है, दो सोल्यूशन हो, सोल्यूशन 1 है इधर, सोल्यूशन 2 है इधर, मान लीजिए साल्ट का सोल्यूशन है और इधर क्या है, शुगर का सोल्यूशन है। तो इसमें यह होगा कि वाटर इधर से इधर मूव करेगा या इधर से इधर मूव करेगा, उसको जानने के लिए आप ये जानिए कि वाटर किधर परसेंटेज में ज्यादा है। वाटर का परसेंटेज, यानी वाटर परसेंटेज इधर ज्यादा है या फिर इधर जाते हैं, वही डिसाइड करेगा कि वाटर का मूवमेंट किधर होगा। याद रखिए, जिधर ज्यादा वाटर का परसेंटेज होगा, वाटर उधर से हमेशा किधर की तरफ जाएगा, जिधर वाटर का परसेंटेज कम होगा। उसको निकालने के लिए कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए यहां पे क्या है आपका 1 लीटर साल्ट सॉल्यूशन है, 1 लीटर। ठीक है। सॉल्यूशन है यहां पे 1 लीटर,
1 लीटर सोल्यूशन है। 1 लीटर सोल्यूशन में क्या है आपका 1 लीटर वाटर है आपका, और प्लस मान लीजिए क्या है आपका 10 ग्राम क्या है आपका यहां पे शुगर है, साल्ट है सपोज दैट, या दोनों तरफ शुगर ले लेते हैं, ठीक है, इधर भी शुगर ले लें। तो इधर 10 ग्राम क्या है आपका शुगर है, ठीक। इधर भी क्या है, इधर भी 1 लीटर सॉल्यूशन है, यानी 1 लीटर आपका क्या हो गया वाटर हो गया, और इधर क्या है आपका 20 ग्राम क्या है आपका चीनी है या फिर शुगर है, ठीक है। अब बताइए वाटर किधर मूव करेगा। आपने देखा कि ये 1 लीटर वाटर यहां भी है और 1 लीटर वाटर कहां पे है आपका यहां भी है। तो बताइए जब दोनों तरफ वाटर की क्या है कंसंट्रेशन क्या है सेम है, तो वाटर किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा या इधर, आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, आपको देखना पड़ेगा कि वाटर का परसेंटेज किधर ज्यादा है। तो आप इस सॉल्यूशन जो 1 लीटर है यहां पे आप क्या निकालेंगे वाटर का परसेंटेज। वाटर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पे 1 लीटर क्या था आपका वाटर था, ठीक है, यानी 1000 ग्राम, और 10 ग्राम क्या था शुगर था। तो टोटल कितना हुआ 1010 ग्राम, ठीक है, या 1010 ml इतना हुआ। इसमें आपका टोटल ये हुआ, इसमें आप क्या करेंगे वाटर का परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर का अमाउंट यहां पे कितना 1 लीटर यानी 1000 ग्राम अपन टोटल अमाउंट क्या है 1010 इंटू क्या करेंगे 100। तो ये देखिए ये वैल्यू आई, ठीक, वाटर का परसेंटेज यहां पे आ गया। अब यहां पे वाटर का परसेंटेज निकालेंगे तो यहां टोटल वैल्यू क्या आ गई 1020, क्योंकि 20 ग्राम क्या है आपका शुगर है और 1 लीटर क्या है आपका ये आपका वाटर है, तो इतनी वैल्यू आ गई। तो यहां वाटर का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर बराबर होगा वाटर के अमाउंट, यहां पे वाटर क्या है आपका 1 लीटर है यानी 1000 ले लिया यहां पे, ठीक है। फिर टोटल कितना है 1020 इंटू क्या लिखेंगे 100, यहां से 0 काट देखेंगे। अब यहां से 0 ये काट दिया। अब बताइए यहां 100/101 है, यहां 100/102 है, बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो 100/102 होने का मतलब यहां वाटर का परसेंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और 100/101 है इसका मतलब यहां पे वाटर का परसेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां वाटर का परसेंट ज्यादा हो गया का मतलब क्या गया, यहां वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसका मतलब वाटर किधर से मूव करेगा इधर से इधर की तरफ, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं आपको। फिर वही मान लीजिए आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है आपकी SPM। फिर क्या है इधर 2 सोल्यूशन ले लिए, ठीक है। इधर देख लीजिए मान लीजिए 2 लीटर क्या लिखा हुआ है 2 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है। इसमें क्या है 2 लीटर में आपका 2 लीटर वाटर है प्लस क्या है 50 ग्राम क्या है आपका शुगर है। इधर क्या है आपका 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर में क्या है 1 लीटर आपका वाटर है, और क्या है आपका यहां 100 ग्राम क्या है आपका शुगर है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इधर वाटर क्या है आपका 1 लीटर है और इधर वाटर क्या है आपका 2 लीटर है। तो आपके हिसाब से क्या हुआ वाटर इधर ज्यादा हुआ, तो वाटर को मूव करना चाहिए इधर से इधर। मैंने बताया था मूवमेंट ऑफ, ठीक है, सॉलिड लिक्विड या गैस, या इसमें क्या हो जाएगा मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इधर क्या है आपका 2 लीटर हो गया ज्यादा वाटर का कंसंट्रेशन हो गया, और इधर वाटर क्या हो गया कम हो गया, तो वाटर को मूव इधर करना चाहिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि आपको वाटर की अमाउंट नहीं देखनी है, आपको क्या देखनी है, आपको यह देखना है कि वाटर का परसेंटेज किधर ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वाटर का मूवमेंट किधर होगा। तो इधर वाटर का परसेंट देखते हैं, तो इधर परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर के अमाउंट क्या है 1 लीटर मतलब क्या हो गया 1000, ठीक है, इसको ग्राम में बदल लिया या ml में बदल लिया। टोटल अमाउंट क्या है आपका 100 ग्राम शुगर है यानी 1100, ये हुआ इंटू क्या कर दिया आपने 100, वाटर का परसेंटेज इधर निकल गया। ये 20 से 20 काट दिया, आपका 1000 डिवाइडेड बाई 11 हो गया। इधर वाटर का परसेंटेज निकालेंगे तो वाटर इधर टोटल कितना है 2 लीटर है, तो इधर हमने वैल्यू क्या दिया 2000, फिर डिवाइडेड बाई टोटल क्या है ये 50 ग्राम शुगर है तो 2050 लिखा, 2050 इंटू क्या कर दिया 100 किया, तो ये से ये कट गया। अब इसको आप वैल्यू निकालेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 11 और 2000 डिवाइडेड बाई 205, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, हमेशा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है। तो इधर वाटर का परसेंटेज ज्यादा हो गया तो वाटर किधर से मूव कर जाएगी, इधर। सपोज दैट इधर वाटर परसेंटेज ज्यादा हो जाता तो वाटर किधर से मूव कर जाती, इधर की तरफ, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब दूसरा हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर रहे थे, डिफ्यूजन हो गया आपका, ऑस्मोसिस हो गया। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वाला आपका वॉल प्रेशर या ये सब क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले जानने से पहले आप लोग 2-3 टर्मिनोलॉजी जानिए। पहला एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस, फिर प्लाज्मोलिसिस, एंड ऑस्मोसिस, ये 2 चीज आप टर्मिनोलॉजी जानिए, ठीक है। तो देखिए एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जब हम किसी सेल को, किसी सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख लेते हैं। हाइपरटोनिक क्या मतलब हुआ, ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, आपका सेल के जो कंसंट्रेशन है या प्रोटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन है उससे क्या हुआ आपका ज्यादा है, तो ऐसे वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। तो यहां मान लीजिए सेल रख दिया आपने, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन बाहर वाले का 0.2 मोलर है, इस अंदर वाले का 0.1 मोलर है। तो ये देखिए बाहर वाले का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, वाटर जो होता है सेल से क्या आ जाएगा, बाहरी सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। जब सेल से वाटर कहां आता है, बाहरी सॉल्यूशन में आता है, कब, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स ऑस्मोसिस। एक्स का मतलब होता है बाहर और ऑस्मोसिस का मतलब होता है आपको मूवमेंट ऑफ वाटर। तो जब मूवमेंट ऑफ वाटर सेल से बाहर की तरफ होगा, उस ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। और एक्स ऑस्मोसिस के कारण क्या हो जाएगा, आपका सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यानी थोड़ी देर बाद देंगे कि सेल वॉल वैसी वैसी रहेगी, प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, सेंटर में सिकुड़ जाएगा, ये प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। यानी जब सेल को हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, एक्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। एक्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होने के कारण इसके से वाटर बाहर आ जाता है। बाहर आने के कारण प्रोटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, वाटर की कमी हो जाती है और क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हमारा सेंटर में सिकुड़ जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। यानी प्लाज्मो मतलब प्लाज्मा से वाटर का निकल जाना, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक किशमिश को लेते हैं। किशमिश को लिया, वो भी एक तरह की सेल है, ठीक है। किशमिश को लिया और किस में रख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक का मतलब किशमिश का कंसंट्रेशन 0.1 है और बाहरी वाले सॉल्यूशन का 0.05 है, ठीक है। ये मोलर है, ये भी आपका मोलर है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, बाहर का सॉल्यूशन या घोल पतला हो और सेल का घोल या सॉल्यूशन ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में वाटर का मूवमेंट कहां होता है, बाहर से सेल के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। सेल के अंदर की तरफ होगा तो वाटर कहां मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मूव रहा है। अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो वर्ड क्या हो जाएगा, एंड। वर्ड क्या हो जाएगा, एंड। और ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें वाटर कहां होगा, वाटर की संख्या या अमाउंट जिधर परसेंटेज ज्यादा होगा उधर से किधर जा रही है, अंदर की तरफ। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आपने एक्स ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस और क्या जान लिया, एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या आपका टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। तो देखिए आपका जब क्या होता है, सेल होती है, सेल वॉल तो ये सिकुड़ती नहीं है क्योंकि किसकी, सेलुलोज की बनी होती है या लिग्निन की बनी होती है इसमें, तो इसके कारण इसमें हार्डनेस होती है, नहीं सिकुड़ती है। तो इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे सिकुड़ती है या फैलती है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में वाटर की कमी होगी या फिर ज्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, देखिए टर्गर प्रेशर पहला लेते हैं। सपोज दैट आपने एक बैलून को हाथ में पकड़ा हुआ है, बैलून में कोई भी हवा नहीं भरा है, गुब्बारे में कोई हवा नहीं भरी है, आपने उसको इस तरह हाथ पकड़ा और इस पे फिक्स रखा फिंगर और हाथ में रखा। ये बताइए बैलून का मेम्ब्रेन या बैलून आपके हाथ पे कोई प्रेशर डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा क्योंकि उसमें हवा नहीं है, वो एकदम अलग रहेगा आपके हाथ से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपके फिंगर्स पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है। याद रखिए आपको क्या करना है, फिंगर को कंटिन्यू इसी पोजीशन में रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप बैलून के अंदर हवा भरना शुरू करते हैं। वो बैलून कहां है, आपके हथेली के अंदर, ठीक है। इधर से हवा भरना शुरू करेंगे तो देखेंगे बैलून धीरे धीरे फूलते 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 क्या होगा, आपके फिंगर को जस्ट टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा।
लेकिन उसके बाद जब उसके अंदर एक्स्ट्रा हवा भरेंगे तो क्या होगा, आपकी फिंगर क्या होगी, खुलनी शुरू होगी, क्योंकि बैलून क्या होगा, बड़ा होना है। लेकिन आपको क्या करना है, फिंगर को उसी पोजीशन में रखना है। तो फिंगर को उसी पोजीशन में रखना है तो क्या करेंगे, जैसे जैसे उसमें हवा भरती जाएगी वैसे वैसे आपको क्या करेगा, फिंगर को नीचे की तरफ दबाते रहना पड़ेगा ताकि आपका फिंगर वहीं पे बना रहे। क्या हुआ, आपका हुआ ये कि आपका मान लीजिए ये बैलून है और ये आपका क्या फिंगर, तो बैलून फूलते फूलते जब इस पे टच करके एक्स्ट्रा फूलना शुरू करता है तो ये आपके हथेली पे क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। क्या डालता है, एक्स्ट्रा प्रेशर। और बदले में आपका हथेली उसी पोजीशन में रहने के लिए क्या करती है, बैलून के ऊपर उतना ही अमाउंट का प्रेशर डालती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की तरफ। ये आपका बैलून ऊपर की तरफ पोजीशन में कर रहा है प्रेशर और आप क्या कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ दबा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के यहां प्रेशर डेवलप हुए। तो देखिए कि इसको क्या बोलते हैं। अगर हम उसी को सेल में कन्वर्ट कर लें तो सेल क्या हो गई आपकी, सबसे बाहर सेल वॉल और इधर अंदर क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ये वाली सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो जब सेल मेम्ब्रेन में पानी भरता जाएगा तो क्या करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डालेगा। यानी सेल मेम्ब्रेन द्वारा सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर डाला गया, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे, टर्गर प्रेशर। बदले में सेल अगर अपनी साइज नहीं बढ़ाना चाहती या फटना नहीं चाहती तो क्या करेगी, सेल वॉल इसी को मेम्ब्रेन के ऊपर एक इक्वल और अपोजिट प्रेशर लगाएगी। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर। आ गया समझ में। टर्गर प्रेशर क्या है, जब सेल फुली रहेगी, पूरी तरफ आपकी टर्जिड रहेगी, तो उसके मेम्ब्रेन द्वारा उसके सेल वॉल पे एक प्रेशर लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। बदले में सेल वॉल द्वारा सेल मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉल प्रेशर। और टर्जिडिटी जब होगी तो उस समय टीपी बराबर क्या हो जाएगी आपकी, डब्ल्यूपी। पर डायरेक्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल अलग होगा। दूसरा आप देखते हैं क्या होता है, ये टर्गर प्रेशर सेल के अंदर डेवलप किसके द्वारा हुआ। तो याद रखिएगा, सेल में एक्चुअली क्या एंट्री कर रही है, वाटर। सेल के अंदर क्या जा रहा है आपका, वाटर। तो वाटर जाता है तो वाटर आप कहीं भी भर दीजिए तो वाटर के कारण क्या लगता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर द्वारा जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसके पे लगता है, सेल मेम्ब्रेन पे। और बदले में सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, क्रिएट करती है टर्गर प्रेशर। तो एक्चुअल में टर्गर प्रेशर कुछ नहीं है, आपका एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो किसके द्वारा, वाटर के द्वारा किस पे लगाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पे। और सेल मेम्ब्रेन द्वारा किस पे लगाया जाता है, आपका सेल वॉल पे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद वॉल प्रेशर आपका हो गया, टर्गर प्रेशर हो गया। ठीक है, इसके बाद होता है आपका डीपीडी। डीपीडी इसका फुल फॉर्म होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो देखिए मैंने आपको बताया था हर मॉलिक्यूल क्या करता है, डिफ्यूजन करता है। क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी इन्वायरमेंट के द्वारा मिलती है जिसके कारण वो क्या होता है, डिफ्यूज करता है। ठीक है, जब मान लीजिए कोई चीज डिफ्यूज करती है तो उसके डिफ्यूजन के कारण जिस भी सरफेस से वो जाके टकराती है वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, एक प्रेशर। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। जैसे क्या हुआ, आपने गुब्बारे में हवा भरी तो क्या हुआ, हवा भरने से क्या हुआ, हवा वो जाके गुब्बारे की दीवारों पे क्या करते हैं, कंटिन्यू टकराते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस पर प्रेशर डेवलप होता है और गुब्बारा कैसा होता है, फूल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, जब आप किसी लिक्विड में, कोई सोल्यूशन में आप क्या है, वाटर भी है और क्या डाल दिया उसमें, सॉल्यूट डाल दिया। तो देखिए जब वाटर उसमें प्योर वाटर होता है तो प्योर वाटर की एनर्जी क्या मानी जाती है, जीरो। क्या मानी जाती है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है और वो वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो जीरो जो होती है, ठीक है, उसी को वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे। तो क्या होती है, जब उसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया जाए, सॉल्यूट यानी चीनी डाल दीजिए या फिर नमक डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके 100 वाटर है, यहाँ पे ये मान लीजिए आपके 100 वाटर है। ठीक है, तो 100 वाटर क्या कुछ एनर्जी होगी आपका, डिफ्यूज होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर, इसके अंदर बीच बीच में क्या डाला आपने, चीनी या फिर सॉल्ट डाला, तो चीनी सॉल्ट घुल जाते हैं, देखते हैं वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है वहां पे आपके साल्ट मॉलिक्यूल या फिर चीनी का मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो देखिए जैसे एक मॉलिक्यूल आया तो इससे इंटरेक्शन ये वाला मॉलिक्यूल करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला करेगा। तो यानी ये जो इनका मेन काम क्या था, डिफ्यूजन था। अब क्या हो गया, चीनी आने के कारण ये इनके साथ इंटरेक्शन हो गया। इसका मतलब वो जो एनर्जी खर्च कर रहे थे इधर से उधर जाने के लिए, अब किस में खर्च कर रहे हैं, इसके साथ इंटरेक्शन करने में या फिर जो भी है कम्युनिकेशन करने में। ठीक है,
तो इसके कारण क्या हुआ, इनकी डिफ्यूजन जो एनर्जी थी या डिफ्यूजन करने की प्रोसेस थी उसमें क्या आ गई, कमी आ गई। तो इसी के कारण क्या होता है, प्योर वाटर के कंपैरिजन में जब साल्ट इसमें डाल दिया जाता है तो वाटर की जो डिफ्यूजन का एनर्जी होती है वो कितना कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, चलिए आपको इसको हम नेक्स्ट क्लास में आके पढ़ाएंगे। ठीक।